हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के अंदर हमने जो उसका फॉर्मेट होता है वो पूरे चैप्टर का देख लिया था। करीब फॉर्मेट में 9 पॉइंट थे, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेके आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की डिबेट करने से लेके अर्ली इनिशिएटिव्स, फिर कौन से 5 ईयर प्लान होते हैं, प्लानिंग कमीशन क्या होती है, उसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने पूरी आपको दे दी थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन का। चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। इसको थोड़ा ब्लैक में लिखते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से क्या कहने का मतलब है मेरा, तो मैंने आपको समझाया था कि यहां पे बात की गई है कि जब भारत आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद में इंडिया के सामने जो 3 बड़े चैलेंजेस थे, एक यूनिटी स्टैब्लिश करने का, दूसरा डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का, और तीसरा इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर करने का पूरी सोसाइटी के लिए, खाली किसी एक सेक्शन के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक वेलबींग को इंश्योर करना, ये तीसरा चैलेंज था। हम इसी तीसरे चैलेंज को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इंडिया ने आखिर ऐसे कौन से इकोनॉमिक मॉडल्स अपनाए अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, वो कितने ज्यादा इफेक्टिव थे, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या था हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में भी हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां मैं फॉरेक्स वाला पॉइंट आपको लास्ट में समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि 3 सेक्टर्स एक इकोनॉमी के कौन से होते हैं। एक किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की अगर आपको अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी पढ़नी हो तो उसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और इन तीनों सेक्टर्स को पढ़ने के बाद में फिर पता लगाते हैं कि देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है या किस तरीके का मामला है। और हम इन तीनों सेक्टर्स को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि पहले तो आप अगर 3 सेक्टर्स को अच्छे से जान पाओगे तो फिर मैं रिलेट करके बताऊंगा कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब इन तीनों सेक्टर्स की कंडीशन क्या थी, ताकि बात तरीके से समझ में आ जाए हमारे कि ये 3 सेक्टर्स इस तरीके से थे, इसीलिए फिर गवर्नमेंट को आगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के प्लान करने पड़े थे। अब हम बात करते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, किसी भी देश की अगर इकोनॉमी को अगर पढ़ना हो तो उसको 3 सेक्टर्स में बांटा जाता है। 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, 3 सेक्टर्स में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला सेक्टर आता है वो आता है आपके प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से क्या मतलब है मेरा, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि आपके प्राथमिक, जिसे हम कह सकते हैं एकदम प्राइमरी। अब ये सेक्टर्स बांटे भी कैसे जाते हैं, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसके हिसाब से सेक्टर्स बांटे जाते हैं। मान लीजिए जिस तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी थी जिसके अंदर कुछ ना कुछ मनी का ट्रांजैक्शन या फिर कुछ मटेरियल ट्रांजैक्शन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बाइंग, परचेजिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। इसमें ट्रेड कॉमर्स का पूरा पार्ट आ जाता है। और फिर इस पूरी की पूरी एक्टिविटीज को 3 टाइप की एक्टिविटीज में बांटते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो बहुत प्राइमरी लेवल की एक्टिविटीज है, वो फिर सेकेंडरी लेवल की एक्टिविटीज और फिर टर्शियरी लेवल की एक्टिविटीज। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, धीरे धीरे पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो भी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है बहुत ही, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे माइनिंग जो करते हैं उसमें से कोयला निकलता है या फिर आयरन निकलता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, क्योंकि डायरेक्टली हम रॉ मटेरियल्स को वहां से अभी निकाल रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर का जो पार्ट हो गया वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि डायरेक्टली हम नेचर का यूज कर रहे हैं और वहां से क्रॉप्स को उगा रहे हैं, ये नेचुरल चीजें हम लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा सेक्टर जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसके अंदर आपके एग्रीकल्चर का पार्ट आ जाता है, और जिसके अंदर आपके फिशरीज का पार्ट भी आ जाता है, फिशरीज भी इसी में आती है। फिर आपके इसके अंदर माइनिंग का काम जो होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसमें हम सब में हम रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली यूज करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स का डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारे थ्रू होता है। ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं कि ये एक इकोनॉमिक का प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है। अब प्राइमरी सेक्टर जो होता है किसी भी देश का, उसका कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी देश के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है उसकी इकोनॉमी के, मतलब उसके देश के अंदर जो आने वाला पैसा है वो ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है या माइनिंग से या फिशरीज से बहुत ज्यादा पैसा आता है, रॉ मटेरियल से बहुत ज्यादा पैसा आता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी ज्यादातर जनता एक प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। और प्राइमरी सेक्टर में जनता अगर ज्यादा एम्प्लॉयड है, देश अंडर डेवलपिंग कैटेगरी के अंदर ज्यादा आता है। कैसे, अब देखिए अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्टर की, और जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय की अगर हम बात करें तो लगभग प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के अंदर 60% के आसपास था।
यानी कि अगर 100 रुपए कमाई हो रही थी तो उसमें से 60 रुपए के आसपास सीधे आ रहे थे कहां से, प्राइमरी सेक्टर से। और हमारे देश की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन, करीब करीब मैं बात करूं तो 80% के आसपास पॉपुलेशन इसमें एम्प्लॉयड थी। हमारा देश पूरा का पूरा एग्री प्रोड्यूसिंग कंट्री था और मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था, जिसमें हमारे देश की पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी। 80% जनता एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयड थी। 60% एग्रीकल्चर का या प्राइमरी सेक्टर का पूरा कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बैकवर्ड तरीके का मामला था उस समय, क्योंकि ये इतना बड़ा जनता का तबका जो इस प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर भी उस समय इतना डेवलप नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत बैकवर्ड था। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एग्रीकल्चर में कोई मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स नहीं थी। प्रॉब्लम ये भी थी कि हमारा एग्रीकल्चर में इरिगेशन टाइम पे नहीं था, फिर कैनाल्स नहीं इतने टाइम पे बने हुए थे, डैम कंस्ट्रक्शंस नहीं थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो एक पॉवर्टी के स्टेट में ट्रैप्ड हुआ हुआ इंडिया था। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं, और देश के अंदर ज्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर का नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय था जब भारत आजाद हुआ था। इंडिया की अगर आजादी के समय की मैं बात करूं तो जीडीपी करीब करीब 2.7 लाख करोड़ थी, बहुत कम थी। जीडीपी का मतलब हो गया कि देश के अंदर कितना, जितने गुड्स और सर्विसेज साल भर में जितनी प्रोड्यूस होती है उसका टोटल वैल्यू कितनी होती है। तो उस समय 2.7 लाख करोड़ ही थी। अभी की बात करें तो 270 लाख करोड़ के आसपास, 100 गुना है इसकी। लेकिन उस समय 2.7 लाख करोड़ थी और करीब करीब हमारी जनसंख्या जो थी वो 340 मिलियन के आसपास, यानी 34 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। अब आप देख सकते हैं कि 34 करोड़ में से करीब 80% लोग बैठे थे आपके एग्रीकल्चर के अंदर और 60% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था। इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर बिल्कुल था ही नहीं, मतलब बहुत कम था। सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपके जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो ये तो थे हमारे प्राइमरी सेक्टर के हाल जब हम आजाद हुए थे तब। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट एक्सप्लॉइट होते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, इन सब का काम बहुत ज्यादा होता है। और इंडिया में आजादी के टाइम 80% लोग इसी में एम्प्लॉयड थे। इसमें एम्प्लॉयड होने का मतलब है वेजेस बहुत लो थे लोगों के, और कंट्रीब्यूशन लोगों का एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत कम था, और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट का भी मामला भी बहुत कम था हमारे देश के अंदर। और इस सेक्टर को भी अच्छे से ग्रो करना था और इस वर्कफोर्स को इससे निकाल कर नए सेक्टर्स में डालना, ये भी भारत के सामने एक चैलेंज था। एक तो ये बात होगी प्राइमरी सेक्टर की। बाद में कौन सा सेक्टर आता है, दूसरा, प्राइमरी के बाद में दूसरा सेक्टर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, इसका एक और नाम है सेकेंडरी सेक्टर का, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्या मतलब हो गया कि ऐसा सेक्टर जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स या फिर जो प्रोडक्ट्स हमने प्राइमरी सेक्टर के अंदर मिले हैं, हमें उगाए हैं हमने, या यूज किए हमने, या हमने प्राइमरी सेक्टर से निकाले हैं, उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करना फिनिश्ड गुड्स के अंदर। यहां गुड्स प्रोड्यूस होते हैं फिनिश्ड गुड्स के अंदर। क्या मतलब हो गया फिनिश्ड गुड्स का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो मान लीजिए कि मैंने गेहूं उगाए हैं, तो उस गेहूं से मैं आटा बना के और उसका प्रोडक्ट पूरा बनाऊं, या आटा बना के और बिस्किट बनाऊं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाऊं, वो फाइनल प्रोडक्ट फिर अब उसमें और कोई चेंजेस नहीं आ सकते, तो उसे हम कहते हैं कि इसको हमने फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। गेहूं से आटा और आटे से बिस्किट मान लो बना दिया, तो बिस्किट एक फाइनल प्रोडक्ट है और फिनिश्ड गुड है। और ये कौन से सेक्टर में काम होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम होता है। इसके अंदर ज्यादातर आपके इंडस्ट्रीज आती है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके अंदर ज्यादातर आपके फैक्ट्रीज आती है जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन का काम करती है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स होते हैं, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, टायर, रबर वगैरह, ये सारे रॉ मटेरियल होते हैं। और फिर ये रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से निकाल के और फिर जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, वहां पे जाके कार की पूरी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। वहां पूरी कार को असेंबल किया जाता है, गाड़ी बनाई जाती है। ऐसे हर किसी के साथ में भी है। ये पेन जो मेरे हाथ में पड़ा, इसके साथ में भी रॉ मटेरियल्स पहले लिए गए, फिर उसको इंडस्ट्री में भेजा गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उसका अच्छे से निर्माण किया। अब बात यह है कि किसी देश का अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, जैसे चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, तो वो देश अच्छी खासी स्थिति में है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी हायर रैंक पे होगा, लगभग डेवलप्ड कंट्री के आसपास उसकी रैंकिंग होगी। लेकिन इंडिया की अगर बात करें आजादी के समय की, तो इसका कंट्रीब्यूशन याद रखना कि हम फिनिश्ड गुड्स कितने बदल रहे थे, तो करीब करीब मान के चलिए कि पूरे जीडीपी के अंदर 10% ही कंट्रीब्यूशन था इसका। पूरी जीडीपी में करीब 60-70% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर अकेले का था। इसका कंट्रीब्यूशन 10% से 15% के आसपास कंट्रीब्यूशन, बस इतना ही कंट्रीब्यूशन था आपके।
यानी कि जो 100 रुपए आ रहे थे उसमें से 15 रुपए के आसपास आपके कौन से सेक्टर से हमें मिल रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर से मिल रहे थे, या 15 रुपए के मूल्य की चीजें जो है वो आपके सेकेंडरी सेक्टर से बन रही थी। यानी कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन था, बहुत कम फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर थी, बहुत कम इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर थी, और वर्कफोर्स इसके अंदर एम्प्लॉयड कितनी थी, तो वो भी करीब करीब आपके 10 से 15% के आसपास लोग, इतने ही लोग इसके अंदर एम्प्लॉयड थे। तो हमारी इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बहुत ज्यादा लो था उस समय। एक ये कंडीशन थी सेकेंडरी सेक्टर की हमारे। फिर एक और सेक्टर आ जाता है हमारा जिसे हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर जिसे बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का मतलब हो गया आपके कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से क्या मतलब है मेरा, कि एक ऐसा सेक्टर जहां गुड्स ना प्रोड्यूस होकर बल्कि सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हो। एक एग्जांपल के तौर पे सर्विसेज, जितनी भी जॉब्स में आप जाते हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, ये सारा सर्विस सेक्टर का मामला है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर का मामला है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो ये सारा का सारा मामला किसमें आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। इसे टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, थर्ड सेक्टर एक इकोनॉमी का। और टर्शियरी सेक्टर का कहते हैं कि जिस देश के अंदर टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है जीडीपी के अंदर, वो देश डेवलप्ड कंट्री है। और जहां टर्शियरी सेक्टर का मामला बहुत ज्यादा कम है, वो देश एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यानी कि उस देश के अंदर टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज वगैरह, इन सब की बहुत ज्यादा कमी है, उसका इतना कंट्रीब्यूशन वहां पे नहीं है। हमारे देश की बात करें तो आजादी के समय करीब करीब इसका मामला भी इतना ही है कि 9 से 10% के आसपास तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन था, और पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 7 से 10% पॉपुलेशन इसमें एम्प्लॉयड थी टर्शियरी सेक्टर के अंदर। अब देखिए ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने। हमारे देश में मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर जो था उसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में, और 80% लोग इसमें एम्प्लॉयड थे। सेकेंडरी सेक्टर की हमने बात की तो सेकेंडरी सेक्टर में करीब करीब आपके 15% के आसपास इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, और लगभग 15% या 10% के आसपास लोग इसमें एम्प्लॉयड थे। और टर्शियरी सेक्टर की हम बात करें तो करीब 10% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है, और 5 से 10% लोग जो थे वो इसमें एम्प्लॉयड थे। ये एक नॉर्मल आंकड़े में बता रहा हूं। अब आप देखिए कि ये कंडीशन है कि प्राइमरी सेक्टर, उसमें 80% लोग हमारे बैठे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ भी मॉडर्न चीजें नहीं, न एग्रीकल्चर बेहतर है हमारा, न मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रखी है, न ही कोई नए इक्विपमेंट्स वगैरह हम यूज कर रहे थे। वही पुरानी जो मौसम के आधार पर खेती करते थे उसी पे मामला चल रहा था। इंडिया फूड सिक्योर भी नहीं था, ये भी हालत हमारी खराब थी कि हमारा देश में जमीनें खूब पड़ी थी, लैंडस्केप खूब था, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज नहीं थी। इस कारण जो पॉपुलेशन का ज्यादातर तबका भूखमरी से भी जूझ रहा था। सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करें तो देख लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% ही हम इंडस्ट्रीज को उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे। हमारा खुद का इंडस्ट्रियल आउटपुट ही बहुत ज्यादा लो था, तो क्या तो हम बाहर बेचेंगे और क्या हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे हमारे लोगों को। सरकार के सामने ये भी चैलेंज था कि इस सेक्टर को भी ग्रो करवाना है। तीसरा टर्शियरी सेक्टर, मैंने कहा ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन ही नहीं थी। ये जॉब्स क्रिएट करने के लिए भी अभी बहुत समय चाहिए था, और सरकार को इस सेक्टर को भी बहुत अच्छे से ग्रो करना था। अब ये तीनों सेक्टर सरकार के सामने थे, और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अब कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ज्यादा बढ़े। और अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो अच्छी स्थिति में हम लोग, करीब करीब 15% के आसपास ही कंट्रीब्यूशन अब इसका है, 15 से 20%, और इसका कंट्रीब्यूशन 30-35% हो गया, और करीब करीब इसका 50% के आसपास टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब हमारे देश की इकोनॉमी में है। यानी अब इंडिया जो है ऐसी सर्विसेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और आगे धीरे धीरे हम और डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर्स थे, और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब ये कंडीशन थी हमारे तीनों सेक्टर्स की। और हमारी जीडीपी भी बहुत ही कम थी, 2.7 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी थी, और करीब 34 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या थी, जिसका एक मैक्सिमम तबका गरीबी रेखा से नीचे था। ये एक देश के 3 सेक्टर होते हैं, और इन 3 सेक्टर के कंट्रीब्यूशन होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा था, और बहुत प्राइमरी सेक्टर भी हमारा बहुत स्लगिश था, बहुत प्रिमिटिव टाइप का था, उसमें भी कुछ नई एडवांसमेंट्स नहीं थी। तो अब ये बात है, और जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर अच्छे से ग्रो करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो करेगा, और जैसे सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा वैसे टर्शियरी, ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ये ग्रो करेगा तो बाकी दोनों को भी ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेगा तो ये बाकी दोनों भी ग्रो करेंगे, इस तरीके से डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये हो गए हमारे तीनों सेक्टर्स की बात यहाँ पे, कि तीनों सेक्टर आखिर होते क्या है, किस तरीके से तीनों सेक्टर्स में हम आगे क्या करने वाले हैं, और इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंज थे इस समय।
तो अब बात समझ में आ गई होगी आपके कि एक देश के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसके अंदर एग्रीकल्चर, फिशरीज का पार्ट आता है। और इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था जीडीपी के अंदर। इसका मतलब बहुत एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था हमारा पूरा देश। इसके अलावा हमारे पास में कोई सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हब, टर्शरी सर्विसेज ये सब नहीं थी हमारे देश के पास। और एग्रीकल्चर भी हमारा बहुत बैकवर्ड था, तो हमें एग्रीकल्चर भी ग्रो करना था अच्छे से, उस पॉपुलेशन को फोर्स आउट करके सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ भी लाना था। ये सब चीज़ें हमें करनी थी हमारे देश के लिए। तो मेजर मेजर चैलेंजेस हमारे देश के समय, इंडिपेंडेंस के समय हम क्या क्या सामने थे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं क्रूशल चैलेंजेस की बात करूं तो इन तीनों चीजों को समझ के कुछ बातें हमारे समझ में आ जाती है, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ही लो था। साथ साथ में हमारी एग्रीकल्चर वाली टेक्निक्स जो थी वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की थी, बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। अब इसको भी नया रिवाइवल चाहिए था। खेती भी हमारा देश निर्भर करता था, लेकिन खेती भी इतनी नहीं थी कि पूरे देश की पॉपुलेशन को खाना समय पर पहुंच सके। हमें फूड भी फिर बाहर से मंगवाना पड़ता था। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी 10-15% इंडस्ट्रीज थी, उसका आउटपुट भी हमारा बहुत ज्यादा लो था। हमने ये भी देखा। अब क्योंकि अब इंडस्ट्री को भी ग्रो करना है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री ज्यादा लगेंगी तो जॉब ज्यादा मिलेंगी लोगों को, और जितनी ज्यादा जॉब मिलेगी उतने इनकम का लेवल स्तर हमारा बढ़ेगा। तीसरी चीज, इसके साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला भी देश के अंदर बहुत ज्यादा था। लोग इतने स्किलफुल नहीं थे कि उनको इतनी एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, नई इंडस्ट्री खुले भी। तो यही तो प्रॉब्लम्स आ रही थी। सरकार बार बार सोच रही थी कि प्राइवेट को ये सारा काम दे या गवर्नमेंट को दे, किस तरीके से करे। यही डिबेट थी, आगे डिबेट के पॉइंट थे, अभी आएंगे हम उसके ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। इंडिया एक इम्पोवरिश्ड कंट्री था उस समय। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे था भारत। काफी जनसंख्या का हिस्सा जो था वो गरीबी रेखा से नीचे था। इंडिया में अगर मैं उस समय कहूँ तो लगभग मिडिल क्लास जैसा कुछ मामला था ही नहीं। या तो बहुत ज्यादा हायर अपर क्लास हुआ करती थी जिनके पास में बहुत कुछ होता था, और दूसरा जो तबका था वो एकदम गरीब तबका था। मिडिल क्लास वाला सेक्शन जो है बाद में डेवलप होता है, जब ये इंडस्ट्रीज वगैरह सब चीजें निकलती है तब। अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पोवरिशमेंट या फिर मैं पॉवर्टी कह दूं। और इसके साथ साथ में भारत में एक और चैलेंज था, मास इलिटरेसी। मास इलिटरेसी मतलब आप लगभग अगर इलिटरेसी का मामला देखोगे इंडिया के अंदर तो करीब 15% के आसपास जनसंख्या थी जो पढ़ी लिखी थी। बाकी सारी जनसंख्या भी जो थी वो भी अनपढ़ थी। हमने डेमोक्रेसी की इलेक्शंस वाली बात जब देखी थी तब देखा था, मैंने बताया था आपको कि लोगों ने ये भी कहा था कि आपका लोकतंत्र एक चैलेंजेबल लोकतंत्र है। कैसे आप एक देश के अंदर जिसमें एक बड़ा तबका जो है वो इलिटरेट है, वहां पे लोकतंत्र जैसी बात स्थापित कर सकते हो। तो ये भी हमने उसके अंदर देखा था। लेकिन हमारे देश ने वो चीज भी की, तो तीसरा ये चैलेंज भी हमारे सामने था, तो हम इसको भी कर रहे थे। तो यहां पे इन सब चीजों को दूर करने के लिए जो तीसरा हमारा चैलेंज था उसी को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और वो तीसरा चैलेंज क्यों था तो हमने ये भी देखा था। इसके बाद में मैं और भी बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों इंडिया में, कि ये इंपोवरिशमेंट वगैरह का मामला आया आखिर कहां से। हमारे 3 सेक्टर्स हमने देख लिया आजादी के टाइम पे किस तरीके थे, लेकिन आए कहां से वो भी हम देखेंगे। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो थर्ड चैलेंज को पढ़ने वाले हैं। और थर्ड चैलेंज है हमारा इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। पूरी की पूरी सोसाइटी जो है, उस पूरी सोसाइटी का इकोनॉमिक वेलबींग यानी आर्थिक रूप से उस पूरे समाज को या देश के हर व्यक्ति को समृद्ध बनाना, ये हमारा मामला था। कास्ट सिस्टम को भी एलिमिनेट करना था, पॉवर्टी को भी एलिमिनेट करना था, हर व्यक्ति को, परिवार को इतना सक्षम बनाना था आर्थिक रूप से कि वो देश में अपना योगदान भी दे पाए, साथ साथ में अपना जीवन भी बेहतर तरीके से जी सके। तो एक बात ये आ जाती है, और ये सबसे टफ चैलेंज था। बाकी दोनों चैलेंजेस में से ये सबसे टफ चैलेंजेस था, क्योंकि इसमें हमारे लीडर्स ने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड ग्रोथ ही हाथ में आई। एकदम से सडनली बहुत चीजें चेंज नहीं हुई। बहुत समय लगा भारत को इन सब चीजों को बदलने में, और करीब करीब 1990s के बाद में थोड़ी ग्रोथ ज्यादा हुई थी। फाउंडेशन तो उससे पहले अच्छा बन गया था, लेकिन 1990s के बाद में हमने रिफॉर्म्स लाए कुछ, और उसके बाद में थोड़ी ग्रोथ का मामला आगे बढ़ा था। तो ये कंडीशन इंडिया की थी। ये तो थे क्रूशियल चैलेंजेस हमारे देश के सामने। और ये थर्ड चैलेंज, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ये भी था हमारे सामने। तो हमने देखा कि 3 सेक्टर्स क्या क्या थे, तो उन 3 सेक्टर्स को देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और तीनों सेक्टर्स के क्या कंट्रीब्यूशन उस समय इंडिया के अंदर हुआ करते थे वो भी हमने देखे। और एम्प्लॉयमेंट का मामला भी किस तरीके से था तीनों सेक्टर्स का, वो भी हमने देखा। और गवर्नमेंट के सामने चैलेंज थे कि अभी इन तीनों सेक्टर्स को ग्रो करना है, एग्रीकल्चर बेहतर बनाना है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज बहुत लगानी है, और टर्शरी सेक्टर सर्विसेज, डॉक्टर्स बनाने हैं, इंजीनियर्स बनाने हैं, लॉयर्स बनाने हैं,
या फिर अच्छे टीचर्स बनाने, प्रोफेसर्स बनाने, इन सारे सेक्टर्स को बहुत अच्छे से ग्रो करना, ये इंडियन गवर्नमेंट के सामने उस समय चैलेंज था, थर्ड चैलेंज था। इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, ये सारे क्रूशियल चैलेंजेस उस समय देश के सामने थे। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आखिर हमारे देश की हालत ऐसी हुई क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय जो इस तरीके की कंडीशन हमारे देश की हुई। कहने का मतलब है मेरा कि ये इम्पोवरिशमेंट आखिर कहाँ से आई देश के अंदर। भारत तो बहुत समृद्ध था, ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला कहाँ से आया। एग्रीकल्चर की बात करें तो इतना लो आउटपुट हमारे एग्रीकल्चर का कैसे हो गया, जबकि मेडिवल टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं उसको देखते हैं, तो मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री था और इंडिया के विलेजेस जो थे, हाँ कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह था वहां पे, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट के बेस पे वगैरह पे मैं मानता हूँ सारी चीजें थी, बट एक मेजॉरिटी पोर्शन देखा जाए तो भारत का एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था, हम एक्सपोर्ट भी बहुत सारी चीजें करते थे और हमारा आउटपुट भी अच्छा था और वर्ल्ड के ट्रेड में हम डोमिनेंट भी करते थे। तो हमारी कंडीशन 1947 में इस तरीके की कैसे हो गई, तो उसको हम समझते हैं अब इस पॉइंट के बाद में। सेकंड पॉइंट हमारा वही है, फॉरेक्स वाला मामला जो है वो मैं आपको लास्ट में उसके साथ साथ में समझाऊंगा, लेकिन सेकंड पॉइंट को पहले हम समझते हैं कि आखिर सेकंड पॉइंट जो था इंट्रोडक्शन का ही पॉइंट है, उस पॉइंट को हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बातें कर ली है, एक बार नॉर्मल सा रिकैप बता देता हूँ मैं आपको कि पहले हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा पूरा कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है और आजाद भारत के अंदर प्राइमरी सेक्टर की क्या कंट्रीब्यूशन रही थी और कितने सारे लोग इसमें थे। बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का मामला था और हमारी जीडीपी भी बहुत कम थी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। फिर हमने ये देखा कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो किस तरीके से था, रॉ मटेरियल से रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना और उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, इसका मामला भी बहुत लो था और टर्शियरी सेक्टर का मामला भी बहुत लो था। हमने तीनों सेक्टर्स को देखा और गवर्नमेंट के सामने इन तीनों सेक्टर्स को ग्रो करने के चैलेंजेस थे और क्रूशियल चैलेंजेस कुछ बताऊं साथ साथ में, तो ये क्रूशियल चैलेंजेस हमने देख लिए थे कि ये सरकार के सामने थे और ये थर्ड चैलेंज अब गवर्नमेंट को पूरा करना था किसी भी तरीके से, कैसा भी प्लान बना के। और अब बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन हुई कैसे, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। अब भारत की इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी का मामला किस तरीके से था, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी 1700 से लेके और 1947 तक का मामला क्या था। अगर मैं बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊं तो 1700 से लेके करीब 1850s के आसपास तक इंडिया का मामला बहुत बेहतर था। हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारी बहुत अच्छी थी, हम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे। वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा इतना बेहतर था कि वर्ल्ड में लगभग हर जगह इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती थी। जो स्पाइसेस हम यहाँ पे उगाते थे, जो कॉटन हम यहाँ पे उगाते थे, जितनी भी रॉ मटेरियल्स होती थी, उन रॉ मटेरियल्स की और साथ साथ में हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की भी बाहर बहुत ज्यादा डिमांड थी। एग्रीकल्चर की भी, साथ साथ में हम कॉटन के बनाए हुए कपड़े बाहर बेचते थे। टेक्सटाइल में जितनी भी चीजें आती है उसको, सिल्क का मामला भी हमारा बहुत बेहतर था। तो एग्रीकल्चर, कॉटन, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी हम करते थे। ये सारा काम होता था स्पिनिंग का काम। स्पिनिंग का काम हमारे देश के गांव में लोग जो है औरतें, महिलाएं वो करती थी, वीविंग का काम करती थी और ये सारा प्रोडक्ट बाहर बेचा जाता था इस पूरे टाइम पीरियड में। और पूरे वर्ल्ड में हमारी डोमिनेंस थी करीब 27% के आसपास। ये बात है जब ब्रिटिश नए नए भारत में आए थे, वो ट्रेड करने के लिए आए थे, इंडिया की चीज़ों की ज़रूरत थी उनको, क्योंकि यूरोप में और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी भारत के प्रोडक्ट्स की, और सबसे ज़्यादा डिमांड तो यूरोप, सेंट्रल एशिया वगैरह इन सब जगहों पे थी। तो इंडिया से ये सारे प्रोडक्ट्स ले जाते थे और बाहर की तरफ ये लोग बेचते थे, इसी ट्रेड से बहुत सारे पैसे कमाते थे। इस तरीके का इंडिया का मामला था अच्छा खासा। लेकिन वही है कि समय के साथ में मेरा ये मानना है कि भारत भी बदला नहीं। शायद हम टेक्नोलॉजी वगैरह में और ज़्यादा एडवांस होते, थोड़ा हमारा मामला और साइंटिफिक चीज़ों पे होता, क्योंकि यूरोप इस मामले में आगे बढ़ गया। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपना लिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज अपना ली और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते गए। इन्हीं सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर में उन्होंने बहुत सारे नए इक्विपमेंट शुरू कर दिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, ट्रेन्स बनाना, फिर ये जो प्रोडक्ट हम जो हाथों से काम कर रहे थे इनके लिए इन्होंने मशीनें पहले बना दी। हम यहाँ नहीं बना पाए, इसीलिए हम थोड़ा पीछे रह गए और फिर इसी बात का उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। और जैसे ही ब्रिटिश ने पॉलिटिकल कंट्रोल एक्वायर किया हमारे इंडिया में 1850 से लेके और 1947 तक, हालांकि इससे पहले पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया था, लेकिन एक मैं नॉर्मल सा ट्रेंड बता रहा हूँ। और ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब अब भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास में थी। और पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करने के बाद में ब्रिटिश ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के बाकी सारे प्रोडक्ट्स खत्म कर दिए और सीधा सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेकर जाते थे। और वो रॉ मटेरियल्स भी वही वाले जो इनके काम के थे। जिन खेतों के अंदर अनाज अच्छा उगता था उन खेतों से अनाज पूरा हटा के और वहां पे इंडिगो की खेती की जाती थी। इंडिगो डाई में यूज किया जाता है कपड़ों की डाई के अंदर,
और इंडिगो अगर मान लो एक बार किसी जगह पे उगा दिया तो फिर वो खेत ज्यादा कोई काम के नहीं रहते हैं। उन खेतों की हालत, रॉ मटेरियल्स को ले जाके एग्रीकल्चर की हमारी पूरी आउटपुट को बहुत ज्यादा लो कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल अब इनके पास में था, सत्ता ये चला रहे थे। तो रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ लेके जा रहे थे और उसके भी कोई इतने अच्छे दाम नहीं दे रहे। तो इंडिया का पीजेंट तबका जो था वो काफी इंपॉवरिशमेंट का शिकार हो गया इसके चलते हुए। फिर हमारा जो ये ट्रेड वाला मामला था, ये ट्रेड हमारे एक्सपोर्ट्स जितने भी होते थे इन सारे एक्सपोर्ट्स को रोक दिया और इसका भी मामला बहुत ज्यादा लो हो गया। यानी इंडिया के लोगों का मामला इस तरीके से हो गया कि बाहर भी नहीं बेच पा रहे थे वो प्रोडक्ट्स को, क्योंकि बाहर के सारे ट्रेड बंद कर दिए थे इन लोगों ने, और साथ साथ में इंडिया में वापस उन्हीं के देशों में मैन्युफैक्चर अच्छी ढंग की चीजें लाके बेचने लगे। तो और ज्यादा मामला क्या हो गया यहाँ पे, चीप टाइप का हो गया कि यानी यहाँ पे और सस्ती चीजें बेचने लगे। जो भारत में एक व्यक्ति मान लीजिए कि 1000 रुपए में एक पूरी शर्ट बना रहा था, वैसी ही शर्ट ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री के अंदर बना के 200 या 300 रुपए में बेच रहे थे भारत में ही लाके। तो भारत के लोगों के जो जितने भी थे उनके कोई चीज खरीदने वाला नहीं था। हमारे ट्रेड को भी पूरा डिक्लाइन किया, हमारे एग्रीकल्चर को भी पूरा डिक्लाइन किया, और 47 में आते आते कंडीशन ये थी कि पूरे दुनिया के ट्रेड के अंदर इंडिया का योगदान सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास रह गया था, 2 या 3% के आसपास रह गया था। देख लीजिए कहाँ 27% डोमिनेंस हमारा, और वापस 47 में आते आते कहाँ 3% डोमिनेंस। ये इसी के कारण देश की कंडीशन इस तरीके की थी कि ना तो हमने इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाए, एग्रीकल्चर वैसे भी हमारा बर्बाद हो गया था पूरा का पूरा, नई कोई चीजें ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई थी, और सरकार के सामने चैलेंज थे, एक पॉवर्टी का तबका, एक मास इलिटरेसी का तबका, एक इम्पोवरिशमेंट वाला जो तबका है उसको अब आगे ले जाके डेवलपमेंट के फेज के अंदर डालना। ये इस कारण इंडिया की इस तरीके की कंडीशन हुई। ये इंडियन इकोनॉमी के हालात, एक नेगेटिव ट्रेंड पूरी इंडियन इकोनॉमी ने देखा था इस समय। तो इसीलिए हमें प्लान्ड डेवलपमेंट की अब जरूरत पड़ी सरकार को। अब ये था कुछ चीजें सरकार की तरफ से सेट थी कि सरकार इस तरीके से थी कि भाई उनको पता था कि हम इस तरीके का काम कभी भी नहीं करेंगे कि भाई जो कॉलोनियल इंटरेस्ट थे कि भाई कमर्शियलाइजेशन या खुद के फायदे के लिए नहीं, हम जनता के फायदे के लिए काम करेंगे। ऐसी कुछ चीजें क्लियर थी, वो हम अगले पॉइंट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया 3 सेक्टर हमारे किस तरीके के थे और इंडिया की ऐसी कंडीशन क्यों थी, वो बात भी यहाँ पे आके हमारी क्लियर हो जाती है कि इस तरीके का भारत उस समय रहा था, इंडियन इकोनॉमी की हालत ये रही थी। तो इंट्रोडक्शन के हमारे पॉइंट पूरे हो जाते हैं। फॉरेक्स वाला पॉइंट मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो इंडियन इकोनॉमी की पूरी कहानी क्या थी उसका गेस्ट मैंने बता दिया, और 3 सेक्टर क्या होते हैं और कैसे उन 3 सेक्टर को आगे इंडिया को ग्रो करना था वो भी हमने इसके अंदर पूरा देख लिया। जब वो बात पूरी समझ में आ चुकी है तो अब हम बढ़ेंगे आगे डेवलपमेंट के प्लान पे कि अब इस कंडीशन को देखते हुए, हिंदुस्तान की इस स्थिति को देखते हुए अब लीडर्स के बीच में डेवलपमेंट के मॉडल सामने आते हैं कि हम किस प्रकार अपने देश का डेवलपमेंट करने वाले हैं। हम इन सेक्टर्स को कैसे ग्रो करेंगे, सरकार ग्रो करेगी या प्राइवेट एंटिटीज को देंगे तो वो ग्रो करेंगे, वो बात हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का हमारा पॉइंट पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।